हेलो स्टूडेंट्स। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या होती है? आपने अभी तक देखा होगा कि हम अपने कीमती सामान की सुरक्षा करते हैं। देश में जो सीमा होती है, सीमा पर जो हमारे सैनिक होते हैं वह हमारी सुरक्षा करते हैं। अब ये खाद्य सुरक्षा क्या होती है, तो चलिए पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा को। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। अगर एक देश में सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता है, पहुंच है और लोग उसे खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ खाद्य सुरक्षा है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जब भी अनाज का उत्पादन होता है, मान लीजिए किसी वर्ष उत्पादन कम हुआ है तो वितरण भी कम होगा, तो सबसे कम जो उत्पादन है वह निर्धन परिवार के हिस्से में आएगा, क्योंकि उस समय जो अनाज होगा वो बहुत महंगा होगा, तो निर्धन उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा वह निर्धन परिवारों पर ही पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। अब जो खाद्य सुरक्षा होती है, आपने देखा होगा राशन प्रणाली के माध्यम से कैसे सरकार सभी लोगों को जो ये है राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूँ, चावल, दालें, शक्कर इत्यादि चीज़ें उपलब्ध करवाती है और कुछ नियम बनाती है, कुछ योजनाएं चलाती है। इस तरीके से सरकार जो है खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर कार्यवाही करती है। अब खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र जून की रोटी पाना नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। अब सोचें कि किसी व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिल गया, इसका मतलब वह खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित है? नहीं, ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं। पहला है उपलब्धता। 3 आयाम है, आपको ये तीनों आयाम टॉपिक के माध्यम से याद करने हैं। पहला आयाम हो जाएगा खाद्य उपलब्धता, दूसरा हो जाएगा पहुंच और तीसरा हो जाएगा सामर्थ्य। इस तरह से आप तीनों को पॉइंट बनाकर भी याद कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। खाद्य उपलब्धता का क्या अर्थ होता है कि देश में जितना भी खाद्य उत्पादन है और जितना भी आयात किया जाता है और सरकारी जो अनाज भंडार है उनमें जितना भी पिछले वर्षों का जो स्टॉक है वह हमारी खाद्य उपलब्धता है जो एक देश में एक वर्ष में होती है। अब पहुंच क्या होती है? तो पहुंच का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक उस खाद्य की पहुँच हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वह खाद्य मिलता रहे। मान लीजिए अमीर व्यक्ति को मिल रहा है, गरीब व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत दूर दराज के क्षेत्र में है, या हम यहाँ तो भूखे मर रहे हैं और खाद्य किसी और देश में रखा है किसी, तो ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिले, उसकी खाद्य तक पहुँच होनी चाहिए। सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है? सामर्थ्य का अर्थ होता है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। अब लोगों के पास धन उपलब्ध नहीं होगा तो वो कैसे खरीद पाएंगे? तो इसका मतलब खाद्य सुरक्षा नहीं है। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं और आपको खाना उपलब्ध है, आप बाहर खड़े हैं तो आप रेस्टोरेंट तक पहुंच भी सकते हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप उस भोजन को खरीद सके। इसका मतलब आप खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित नहीं है, तो ये खाद्य सुरक्षा नहीं होगी। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तब भी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। ऐसा नहीं हो कि खाद्य उपलब्धि ना हो या उपलब्ध हो रहा हो तो पहुंच ना हो, और पहुंच और उपलब्ध दोनों हो रहा लेकिन हमारे पास उसे खरीदने के लिए धन ना हो। आगे बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुआ अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। मैंने आपको इससे बिफोर वाले चैप्टर में निर्धनता रेखा को समझाया था कि ये एक रेखा है और
जो यहाँ जो लोग होते हैं वह निर्धनता रेखा से नीचे है और जो ऊपर होते हैं वह निर्धनता रेखा से ऊपर होते हैं। अब जब देश में बाढ़, भूकंप, सुनामी इत्यादि आते हैं तो जो निर्धनता रेखा से जो ऊपर के लोग हैं, हो सकता है जो निर्धनता रेखा के ऊपर के लोग हैं वह भी निर्धनता रेखा से नीचे की ओर आ जाएं। तो जो गरीब वर्ग है वो हर समय क्या होता है, वह हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। जो 1970 का दशक था, जो बहुत पुराना समय था, उस समय जो खाद्य सुरक्षा का अर्थ था कि जो आधुनिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, मतलब पहले के समय में ये देखा जाता था कि हमारे पास खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता है, मतलब कुछ भी बाढ़, भूकंप कुछ भी आ जाए, भले ही लोगों तक उसकी पहुंच ना हो, वो भंडारों में पड़ा पड़ा खराब हो जाए, लेकिन यही माना जाता था कि उस समय जो खाद्य पदार्थ अगर हमारे पास है, हमारे पास देश में उपलब्ध है, तो हम खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित है। लेकिन अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो राज्य है सामाजिक रूप से तो ना, मतलब सरकार तो एक तरह से क्या करती है, आपको वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि कराती है, उसके अलावा उत्पादन और विनिमय बाजार में भी उत्पादन जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो व्यक्ति और सरकार ये यहाँ पर हकदारी का काम कर रहे हैं। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में ये घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। अब विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति, पारिवारिक यानी पारिवारिक, क्षेत्रीय यानी क्षेत्र विशेष, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र एक देश और वैश्विक यानी पूरा विश्व दुनिया पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तब भी होगा जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाले के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए मतलब पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक स्टॉक हो, तभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच हो। मतलब भौतिक का मतलब तो ये होगा कि लोगों को आसानी से वस्तु उपलब्ध हो जाए, और आर्थिक मतलब लोग उसे खरीद पाने में समर्थ हो, मतलब लोग किसी भी भोजन को खरीद सके। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। अब आपने पहले निर्धनता एक चुनौती चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या है कि निर्धन व्यक्ति तक खाद्य की पहुंच नहीं हो पाती है, लेकिन खाद्य के अंतर्गत ये देखा गया कि अगर निर्धनता उन्मूलन किया गया कि अगर हर व्यक्ति तक खाद्य की पहुंच है तभी तो निर्धनता उन्मूलन होगा, इसलिए निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है और हर व्यक्ति तक खाद्य की पहुंच होनी चाहिए। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। अब मान लीजिए कि कहीं सूखा हो गया, जैसे मान लीजिए कि इस जगह सूखा हो गया तो इस जगह खेती नहीं की जा सकती, यहाँ पे कहीं भी खेती नहीं होगी। अब जब खेती नहीं होगी तो सूखे के कारण जो उपज है वह कम हो जाएगी, और उपज कम होगी तो जो प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। अब खाद्य की कमी के कारण कीमतें क्या होगी, कीमतें जो होगी वह बढ़ जाएगी, जो प्राइस होगी वह बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग उचित कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकेंगे। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, और ये जब ज़्यादा लंबे समय तक हो जाएगी तो वहाँ पर क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिलेगा, जो गरीब व्यक्ति होगा, सूखे के कारण कम उपज होगी तो कीमतें बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ने से जो गरीब वर्ग है उनको खाना नहीं मिलेगा तो भुखमरी की स्थिति फैल जाएगी। तो व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है, जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। अब अकाल आएगी तो अकाल के दौरान लोग भुखमरी फैलेगी, और भुखमरी फैलने से काफ़ी बड़े पैमाने पर मौतें होगी,
जो भुखमरी तथा विविष होकर दूषित जल, अब जो भुखमरी के कारण लोग क्या होंगे, सड़े भोजन और गंदा पानी पीने में के लिए विवश होंगे, लोगों में महामारी फैलेगी और भुखमरी से जो बीमारियां उत्पन्न होगी, कमजोरी आएगी लोगों के शरीर में और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो गिर जाएगी और वो उनका मौत का कारण बनेगी। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। अब ये आप देख लीजिए, नीचे एक टेबल दी गई है बंगाल प्रांत की, जिसमें हर वर्ष का उत्पादन दिखाया गया है। ये जो उत्पादन है ये दिखाया गया है। इसमें ये इतना हर वर्ष में आयात किया गया, इतना निर्यात किया गया, आयात की तुलना में निर्यात कम है और कुल उपलब्धता जो है जो वर्ष में प्रतिवर्ष घटती है, बीच में 1942 में बढ़ी भी है। ये देखिए, राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, ये सारे भुखमरी से पीड़ित लोग हैं जो कैसे नज़र आ रहे हैं, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। और इधर 1943 में बंगाल में जो अकाल आया था उस दौरान जो पूर्वी बंगाल का जो चटगांव जिले था उसमें एक परिवार गांव छोड़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद चलते हैं, भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालमू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य में सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो अकाल बंगाल में पड़ा है वह भारत में कभी नहीं पड़ा, लेकिन चिंता का विषय कब हुआ, जब उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसे स्थान है जहाँ अभी भी कई वर्षों से अकाल की स्थिति बनी हुई है और लोगों के मौत का कारण बन रही है। अब खाद्य असुरक्षित कौन है? खाद्य असुरक्षित है यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो बहुत अथवा नगण्य भूमि, नगण्य का मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी, ये ऐसे लोग हैं जो खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, जिनके पास भूमि नहीं है या है तो बहुत नहीं के बराबर। जो पारंपरिक दस्तकार है वह जो पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं वो अपना छोटा मोटा काम करने वाले हैं, वो लोग जो भिखारी है। तो ऐसे लोग जो है वह खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कौन लोग हैं जो असुरक्षित है? मतलब वे लोग वहाँ असुरक्षित है जिन्हें कम वेतन मिलता है, या फिर ऐसे लोग जो अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं, मतलब कभी तो उनको काम मिल जाता है कभी नहीं मिल पाता। ये कामगार अधिक मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो मौसमी कार्य करते हैं और कभी कभी अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि कभी तो उनको काम मिल जाता है कभी काम नहीं मिलता। जो प्राय कैसा रोजगार मिलता है उनको मौसमी रोजगार मिलता है जो मौसम के अनुसार होता है। अब रामू की एक कहानी दी गई है। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। अब देखो कि जो रामू है वह भी खेती का काम करता है और उसका बेटा जो सोमू है वह भी जो पशुओं की देखभाल करता है। सोमू जो है सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं। अब मतलब कितने हो गए उसके, कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है, मतलब कभी करती है कभी नहीं करती।
अंशकालिक का मतलब यही होता है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। मतलब उसको रोजाना क्या मिल जाता है? आधा लीटर दूध, आधा किलो तो दूध और सब्जियों के साथ कुछ खाना जो पका हुआ होता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। मतलब जब तो खेती में मौसम होता है खेती करती है, जब तो खेती में जो खेत में काम कर लेती है, और जब खेती में काम करने का मौसम नहीं है तो वो खेत में काम नहीं कर पाती तो वह दूसरा काम कर लेती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कभी काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेटी सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियों भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो अब आपने देखा कि कौन असुरक्षित है, कौन असुरक्षित है? वे व्यक्ति असुरक्षित है जिनके पास या तो भूमि नहीं है या नहीं के बराबर है, जो या फिर छोटे मोटे काम करते हैं, या फिर जो भिखारी है, या फिर जो लोग जो अनियत मजदूर है जिन्हें कभी कभी काम मिलता है और कभी कभी काम नहीं मिलता है। तो ये हमने रामू की कहानी के माध्यम से समझा। इसी तरीके से एक अहमद और की कहानी भी दी गई है जो भी कुछ इस तरीके से ही है। आप इसे देखिए कि जो अहमद है बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ तथा झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती रहती है, क्योंकि कभी उसको काम मिलता होगा, कभी उसको रिक्शा का काम मतलब कम सवारी बैठती होगी उसके रिक्शा में, तो उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। होता है ना ऐसा, कभी अच्छी आय हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन रखता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किस तरह पालन पोषण करता है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो आपने देखा कि किस तरह पीडीएस कार्ड से जो अहमद है वह अपने इतने बड़े परिवार का भी पालन पोषण करता है। इसके बाद चलते हैं खाद्य सुरक्षा में खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, जो निचली जातियां होती हैं, वो का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। क्योंकि उत्पादकता इसलिए कम होती है कि वह या तो अच्छे बीज नहीं खरीद पाते, और बीज खरीद लेते हैं तो उनके पास सिंचाई के साधन नहीं होते, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं हो पाते हैं। वे खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि कैसे लोग जो होते हैं गाँवों से शहरों की ओर आ जाते हैं। कुपोषण में सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। ये गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं वैसे कैसे ना बच्चे को जन्म देते ही काम में लग जाती है और कुपोषण का शिकार हो जाती है। और कई बार तो ऐसी हालत होती है कि जो उनसे पैदा होने वाला बच्चा होता है वह भी कुपोषित ही होता है। तो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है।
देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये ऐसे देश है जहाँ पर जो खाद्य से असुरक्षित लोग हैं वह ज़्यादा है। तो उस जो ये जगह है झारखंड, बिहार, इस जगह है यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं ये लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर भुखमरी भी बहुत ज़्यादा है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। तो अगर हम खाद्य की दृष्टि से हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा तो वर्तमान में क्या होगा, भुखमरी तो समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भी भुखमरी का खतरा कम हो जाएगा। तो भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। तो भुखमरी के क्या होते हैं, लंबे परिणाम होते हैं, क्योंकि एक दिन में तो व्यक्ति भूखा होता नहीं है, धीरे धीरे क्या होगा, व्यक्ति भूखमरी के कारण कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होने से वो कुपोषित हो जाएगा और फिर उसके बाद मर जाएगा। तो दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वे क्या होते हैं, कभी तो भोजन खरीद पाते हैं, कभी नहीं खरीद पाते, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिकों का कम काम रहता है, क्योंकि बरसात के समय क्या होता है, कोई बुवाई तो रहती नहीं, तो इस समय क्या होती है, कोई काम नहीं रहता है खेतों में। तो इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में कैसे गिरावट आई है। तो ये देखिए आप की सारणी में ग्रामीण और शहरी का दिया गया है, ये ग्रामीण का है और ये शहरी का दिया गया है कि कैसे मौसमी भुखमरी में हर वर्ष गिरावट आई है। तो ये देखिए ग्रामीण में तो बिल्कुल बहुत ही कम गिरावट आई, जबकि शहरी में तो बहुत ही गिरावट आ गई है। तो इसके बाद का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।